देखना बेटा, आज जो है ऊंट की नस्लों के बारे में बात करने वाले हैं। और ऊंट की जो नस्लें हैं वो अपने राजस्थान में मुख्यतः जो है 3 नस्लें हैं। वैसे तो 4-5 नस्ल राजस्थान में पाली जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो 3 नस्लें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले ऊंट का जंतु वैज्ञानिक नाम। देखना, ऊंट भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एक कुबड़ वाला, जिसके एक ही हम्प पाया जाता है, और एक ऊंट ऐसा भी होता है जिसमें 2 कुबड़ आपको देखने को मिलेंगे। कुबड़ तो समझ गए ना आप? ऐसे 2 कुबड़ वाला ऊंट भी होता है, और एक जो है एक कुबड़ वाला। आपने ज्यादातर ये एक कुबड़ वाला ऊंट ही देखा बेटा, क्योंकि अपने राजस्थान में एक कुबड़ वाला ऊंट ही पाया जाता है। ये 2 कुबड़ वाला जो ऊंट है ना, वो ठंडे प्रदेशों में, शीत जो प्रदेश है जहां की जलवायु ठंडी है, उन प्रदेशों में ये 2 कुबड़ वाला ऊंट। अपने बात करें तो ये जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाला जो इलाका है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जहां बर्फ जमी रहती है, हमेशा बर्फ से ढके हुई जो है चोटियां हैं, ठंडे प्रदेशों में जो है 2 कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। और अपने मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है वो एक कुबड़ वाला ऊंट होता है। तो दोनों का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो भी अलग अलग है बेटा। तो लिखना पहले, एक कुबड़ वाले ऊंट का लिख लेते हैं, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस जो है वो कौन सा ऊंट है? एक कुबड़ वाला। 2 कुबड़ वाला जो ऊंट है कैमेलस पेक्ट्रिनस। एक कुबड़ वाला ऊंट कैमेलस ड्रोमेडेरियस, और 2 कुबड़ वाला ऊंट कैमेलस पेक्ट्रियंस। ठीक है। और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनकी जो है जाति कौन सी बताई थी? ऊंट का जो है कुल जो है अलग है, इसमें आ जाएगा कैमेलिडी। जाति तो जो है ना बेटा, पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का। जाति जो है अलग अलग है सबकी, ठीक है। लेकिन वंश जो है, जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें सब में थी बोविडी, और यहाँ जो है ऊंट की हो जाएगी। कुल जो है ऊंट का है कैमेलिडी। कैमेलिडी, दोबारा से बता रहा हूं, ऊंट की नस्लों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और एक ऊंट जो है 2 प्रकार का होता है बेटा, एक तो एक कुबड़ वाला ऊंट, और एक जो है 2 कुबड़ वाला ऊंट। एक कुबड़ वाला ऊंट का जंतु वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, और 2 कुबड़ वाले ऊंट का जंतु वैज्ञानिक नाम है कैमेलस बैक्ट्रियंस। ठीक है। ऊंट का कुल जो है फैमिली है वो क्या होती है? कैमेलिडी। जबकि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन चारों का जो कुल है वो क्या होता है? बोविडी। ऊंट का वंश, वंश क्या है? कैमेलस। जबकि एक कुबड़ वाले ऊंट की जो जाति है वो कौन सी है? और 2 कुबड़ वाले ऊंट की जाति क्या है? पहला नाम जो है वंश का है, और दूसरा नाम जाति का है। ठीक है बेटा। इसके बाद में बात कर लेते हैं, भारत में जो है सबसे ज्यादा ऊंट कहां पाले जाते हैं? भारत में सर्वाधिक ऊंट जो है वो राजस्थान में, लगभग 75% से भी अबव ऊंट जो है भारत में, भारत के ऊंट जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। तो लिखना, भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाले जाते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां पाले जाते हैं? राजस्थान में। और आप राजस्थान में भी बात करें ना, राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊंट है वो कहां पाले जाते हैं? जैसलमेर में। देखना, भारत में सबसे ज्यादा जो ऊंट है वो राजस्थान में है। राजस्थान में लगभग जो है 75% से भी अबाउ जो है 80% के आसपास ऊंट जो है भारत के राजस्थान में पाले जाते हैं। और राजस्थान में भी बात करें कौन से जिले में सबसे ज्यादा ऊंट पाले जाते हैं, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट कहां पाले जाते हैं? जैसलमेर। कहां पाले जाते हैं बेटा? जैसलमेर में। इसके बाद में बात कर लेते हैं, राजस्थान में एक जाति विशेष जो है ऊंट का पालन करती है। वैसे किसान जो है ऊंट का पालन करता है, लेकिन एक जाति विशेष जो है
जो समूह में या ज्यादा संख्या में ऊंट पालने का काम करती है वो है राइका या रेबारी जाति। तो लिखना राजस्थान में ऊंट पालक जाति और ये है राइका। कौन सी बेटा? या रेबारी बोलते हैं। राजस्थान में ऊंट पालने वाली जो जाति है वो कौन सी है? राइका या रेबारी। ठीक है। और ऊंटों का देवता किसको बोला जाता है? ऊंट रक्षक देवता या ऊंटों का देवता। ऊंटों का देवता है बेटा बाबूजी। बाबूजी नहीं है, कौन है? ऊंट रक्षक देवता बाबूजी। ऊंट बीमार होने पर कौन से देवता की जो है पूजा की जाती है? बाबूजी महाराज की। एक ऊंट जो है उसकी औसत आयु कितनी होती है? 40 से 50 वर्ष। ऊंट की औसत आयु, ऊंट की औसत आयु होती है लगभग 40 से 50 वर्ष। जबकि गाय भैंस की औसत आयु कितनी होती है? 22 से 23 वर्ष के आसपास। भेड़ बकरी की औसत आयु कितनी होती है? एक ऊंट जो है किस उम्र में प्रजनन योग्य हो जाता है? उसकी प्यूबर्टी अवस्था किस उम्र में आती है? नर और मादा की जो है प्रजनन अवस्था भी अलग अलग आयु में आती है। लिखना नर ऊंट की प्रजनन योग्य आयु। नर ऊंट की प्रजनन योग्य आयु होती है लगभग 5 से 6 वर्ष। ऊंट जो है नर ऊंट कब प्रजनन के योग्य होता है? 5 से 6 वर्ष में। और मादा ऊंट की जो प्रजनन योग्य आयु है, मादा ऊंट की प्रजनन योग्य आयु है 3 से 4 वर्ष। नेक्स्ट मैं बात करूं, एक वयस्क जो नर ऊंट होता है उसका वजन कितना होता है? एक मादा ऊंट का जो है वजन कितना होता है? वयस्क नर ऊंट का वजन, औसत वजन की बात कर रहा हूं। नर का वजन हमेशा जो है ज्यादा होता है बेटा, लगभग 400 से 600 किलो। या इसको 500 से 700 करो। नर ऊंट का वजन कितना होता है? 500 से 700 किलो के आसपास। बेटा ये आवाज क्यों हो रही है? मादा ऊंट का औसत जो वजन है वो होता है लगभग 400 से 500 किलो के आसपास। राजस्थान में जो ऊंट को पालने वाली जो जाति विशेष है उस कौन सी जाति है बेटा? राइका या रेबारी। और ऊंट बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा की जाती है? बाबूजी महाराज। कौन से देवता की? बाबूजी महाराज की। ऊंट की औसत आयु कितनी होती है? 40 से 50 वर्ष। नर ऊंट की प्रजनन योग्य आयु होती है 5 से 6 वर्ष और मादा ऊंट की प्रजनन योग्य आयु होती है लगभग 3 से 4 वर्ष। एक वयस्क नर ऊंट का वजन 500 से 700 किलो होता है और मादा ऊंट का वजन 400 से 500 किलो के आसपास। इसके बाद में देखना, एक ऊंट जो है एक बार में अधिकतम कितना पानी पी सकता है, और एक नॉर्मल बात करेंगे कि ऊंट औसतन कितना पानी पीता है। लगभग
अधिकतम जो है एक ऊंट जो है अधिकतम अधिकतम 135 लीटर, ऊंट अधिकतम 135 लीटर पानी एक साथ पी सकता है। लिखना बेटा, ऊंट एक बार में अधिकतम कितना पानी पी सकता है? 135 लीटर के आसपास। ऊंट अधिकतम 135 लीटर पानी पी सकता है। इसी कारण तो बोलते हैं भाई ऊंट जो है एक बार में 7 दिन का पानी जो है एक साथ पी लेता है। और औसतन कितना पानी पीता है ऊंट? औसतन 30 से 36 लीटर पानी पीता है। भाई लगभग उसको रेगुलर पानी मिलेगा तो वो 36 लीटर के आसपास जो है 30 से 36 लीटर पानी जो है पी लेता है एक बार एक साथ। और अगर उसको लगा भाई 5-7 दिन तक जो है पानी नहीं मिलने वाला तो उसकी कैपेसिटी जो है 135 लीटर तक है। एक बार में 135 लीटर पानी जो है पी सकता है। ठीक है, तो ऊंट है बेटा पी लेगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। लिखना, अन्य नाम में जो है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज। कौन से पशु को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं? चलता फिरता फ्रिज तो कहेंगे बेटा बकरी को, और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, क्योंकि रेगिस्तान में जो है चलने के लिए इसकी जो परिस्थितियां है वो अनुकूल है। आपने देखा होगा ऊंट का जो पैर होता है ना बेटा वो नीचे से गद्दीदार होता है, इस कारण इसके पैर जो है वो मिट्टी में दसते नहीं है। रेगिस्तान में जहां आपकी 4x4 की गाड़ियां जो है ना फैल हो जाती है ना, वहां ये जहाज जो है ना रेगिस्तान के जो टूरिस्ट है या फिर जो सेना है उसको जो है सेना के जवान भी बेटा ऊंट को ही जो है गश्त के लिए काम में लेते हैं। रेगिस्तान में जो है जो थार का जो रेगिस्तान है पश्चिमी जो भाग है अपने राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जैसलमेर बीकानेर, वहां रेतीले टीले बेटा गाड़ियां चलना पॉसिबल नहीं है। सड़कें जो है सड़कें बनाते भी हैं लेकिन रेत के ढेर के नीचे दब जाती है, वहां इतनी रेत जो है रेत, तो वहां सबसे अनुकूल जो है रेगिस्तान का जहाज किसको बोला गया है? ऊंट को। फिर लिखना, राजस्थान में राजस्थान में कौन सा ऊंट पाया जाता है? एक कुबड़ वाला। लिखना, राजस्थान में राजस्थान में एक कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। भारत में अगर 2 कुबड़ वाला ऊंट आपको मिलेगा तो कहां मिलेगा? ठंडे प्रदेशों में, लेह लद्दाख की तरफ। लिखना, भारत में 2 कुबड़ वाले ऊंट, भारत में लेह लद्दाख, लेह लद्दाख व जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आपको 2 कुबड़ वाले ऊंट आपको में जो है लिख सकते हैं ठंडे प्रदेशों में। दो कुबड़ वाले ऊंट कहां पाए जाते हैं? ठंडे प्रदेशों में, शीतोष्ण जलवायु। एक ऊंट को कितने स्थान की आवश्यकता पड़ती है? ऊंट को लगभग
70 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है बेटा। ऊंट को जो है पशु आवास में कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 70 से 100 वर्ग फीट। और ऊंट में कितने दांत पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर में पूछा है। कितने होते हैं ऊंट में? कुल दांतों की संख्या, ऊंट में कुल दांत होते हैं बेटा 34। जबकि आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन चारों पशुओं में दांत कितने होते हैं? 32। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दंत विन्यास जो है किस क्रम में जो है कैसे व्यवस्थित होते हैं उसकी बात कर लेता हूं। देखना, गाय भैंस का दंत विन्यास क्या होता है। ऊपर वाले जबड़े में जो इंसाइजर दांत है, सबसे पहले इंसाइजर दांत होते हैं, उसके बाद में कील दांत, उसके बाद में प्री मोलर, और उसके बाद में मोलर दांत होते हैं बेटा। ध्यान रखना, गाय भैंस में जो इंसाइजर दांत होते हैं वो ऊपर वाले जबड़े में नहीं होते हैं। देखे हैं क्या आपने ऊपर वाले जबड़े में? गाय, भैंस, भेड़, बकरी के तो नहीं होते हैं। जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनके ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर दांत नहीं होते हैं, नीचे वाले जबड़े में ये पाए जाते हैं। और इनकी संख्या होती है 4 जोड़ी या 8 बोल दूं मैं। नीचे वाले जबड़े में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है? चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो या ऊंट हो, इन सभी में जो है कितने होते हैं? 4 जोड़ी होती है। फिर बात की है कील दांत, केनाइन जिसे आप कहते हैं, कील दांत गाय, भैंस, भेड़, बकरी में नहीं होते हैं। प्रीमोलर 3 जोड़ी ऊपर वाले में, 3 जोड़ी नीचे वाले में। मोलर 3 जोड़ी ऊपर वाले में, 3 जोड़ी नीचे वाले में। ये तो बात की है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। लेकिन बात करें ऊंट की, ऊंट का जो दंत विन्यास है वो क्या होता है वो देखना है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ऊंट में बात करें तो ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर दांत नहीं पाए जाते हैं। ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर दांत नहीं पाए जाते हैं बेटा, ध्यान रखना, 0 ही होते हैं। नीचे वाले जबड़े में इंसाइजर दांत होते हैं और उनकी संख्या है 4 जोड़ी। अरे जबड़ा तो समझ रहे हो ना आप, अपना ही देख लो और एक दूसरे के गिन लो बेटा। अब देखना, यहां जो संख्या है दांतों की वृद्धि कहां हुई है ऊंट में? कील दांत 1 जोड़ी ऊपर वाले में और 1 जोड़ी नीचे वाले में। तो सर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो 36 हो जाएगा। अभी देखना, जो है कील दांत बेटा जो है यहाँ ऊंट में होते हैं, और 1 जोड़ी ऊपर वाले में और 1 जोड़ी नीचे वाले में, एक एक जोड़ी है। उसके बाद में बात करें, यहाँ प्रीमोलर जो है ना, उसका मामला कुछ अलग है। 3 जोड़ी ऊपर वाले में और 2 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। यहां से 1 जोड़ी जो है प्रीमोलर की कम हो गई, और वही जो है मोलर जो है, तो लिख देना ऊंट में कुल दांतों की संख्या बराबर 34 होती है। ऊंट का दंत विन्यास लिख के ये लाइन लिख दो, ऊपर वाला नहीं लिखना है। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी का होता है बेटा। ऊंट का दंत विन्यास, समझ में आ गया ना भाई? नीचे वाले जबड़े में जो प्रीमोलर है वो 2 ही जोड़ी होती है। तो ऊंट में कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 34। जबकि गाय, भैंस और भेड़, बकरी में कुल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। के बाद में बात करें, एक ऊंट जो होता है उसके नवजात बच्चे का वजन कितना होता है? ऊंट के नवजात
बच्चे का वजन लगभग 35 से 40 किलो के आसपास होता है बेटा। नवजात बच्चे का वजन कितना है? 35 से 40 किलो। देखना, मैंने आपसे बात की थी गाय भैंस भेड़ बकरी के संदर्भ में। भाई ये पशु जो है अपने शरीर भार का कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ खाते हैं? गाय भैंस की बात की थी लगभग 2 से 3%। और बकरी की बात की थी लगभग 5 से 7%। अपने शरीर भार के अनुपात में सबसे ज्यादा खाना भोजन खाती है बकरी। ऊंट बेचारा जो है शांत है, थोड़ा सा लेता है लगभग 2% के आसपास। तो लिखना, ऊंट अपने शरीर भार का 2% शुष्क पदार्थ। ऊंट अपने शरीर भार का कितना प्रतिशत? लगभग 2 से 2.5% जो है शुष्क पदार्थ खाता है। ऊंट अगर 100 किलो का है तो 2 किलो चारा जो है वो खिलाएंगे आप लोग उसे। जबकि बकरी को जो है शुष्क पदार्थ ज्यादा चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, ऊंट कभी जो है ना ये अदलनी ही जो चारा होता है, गेहूं का, जौ का, बाजरे की कुट्टी, ये खाना कम पसंद करता है बेटा। ऊंट को जो है वो दलनी चारा जो है, फली वाला चारा, खासतौर से चने का चारा, जिसे खारिया के नाम से जानते हैं आप। क्या बोलते हैं? खारिया। और एक जो पेड़ों की जो लूम है ना, पेड़ों की पत्तियां जिसे लूम कहते हैं आप, वो ज्यादा पसंद है। झाड़ियों की जो है पत्तियां, जिसे भी आप लूम ही कहते हैं बेटा। स्पेशल बेर और खेजड़ी की जो पत्तियां है उनको ज्यादा पसंद करता है। तो लिखना, ऊंट को दलहनी व चारा 1:1 में मिलाकर खिलाना चाहिए, क्योंकि ऊंट को दलहनी चारा जो है वो ज्यादा पसंद है। आगे बात करें, ऊंट जो होता है वो लगभग एक ठंडी रात में जो है कितनी दूरी तय कर लेता है? हालांकि ये अलग अलग जातियों की जो है कैपेसिटी अलग अलग है, तो इसका डिस्कस जो है जातियों के साथ करेंगे, जो है नस्लों के साथ करेंगे तो ठीक रहेगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं ऊंट की नस्लों के बारे में। या फिर एक लाइन और लिख देना, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में ऊंट की कितनी नस्लें जो है वो पाई जाती है? लिखना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो, कहाँ है ये? करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में ऊंट की 9 नस्लें जो है पाई जाती है। भारत में ऊंट की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 9 नस्लें। और भारत में अधिकांशतः कौन सा ऊंट जो है पाला जाता है? एक कुबड़ वाला।
क्योंकि दो कुबड़ वाला ऊंट तो कहाँ पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में, और ज्यादातर ऊंट जो है मैंने आपको बताया है लगभग 80% के आसपास ऊंट जो है वो अपने राजस्थान में है, और राजस्थान में होता है एक कुबड़ वाला ऊंट। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं भारत में जो है 9 नस्लें हैं, लेकिन राजस्थान में ऊंट की मुख्यतया 3 नस्लें हैं बेटा। देखना, राजस्थान में ऊंट की मुख्यतया 3 नस्लें, राजस्थान की बात कर रहा हूं बेटा। राजस्थान में ऊंट की जो है मुख्यतः कितनी नस्लें पाई जाती है, 3 नस्लें। नंबर 1 पे बात कर लेते हैं, बीकानेरी। मूल स्थान आएगा राजस्थान का बीकानेर। इसकी विशेषताओं की बात करें ना, तो ये जो है एक तो ऊंट की संकर नस्ल है बेटा, सिंधी और बलूची ऊंटों के संकरण से इस नस्ल को जो है बीकानेर में तैयार किया गया है। लिख देना पहली लाइन, ऊंट की संकर नस्ल। इसे सिंधी और बलूची ऊंटों के संकरण से तैयार किया गया है। बीकानेरी जो नस्ल है वो किस किस का संकरण है, सिंधी और बलूची ऊंटों का संकरण से जो है इसे तैयार किया गया है। तो ऊंट की संकर नस्ल कौन सी हो जाएगी, बीकानेर। देखना, ये नस्ल जो है सबसे ज्यादा जो है गहरे रंग की या काले रंग की होती है। इसका रंग जो है गहरा भूरा या काला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इस नस्ल का रंग गहरा भूरा या काला रंग। रंग काला है, उसके बावजूद भी ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल बोला गया है इसको। इंपॉर्टेंट करके लिखना, कलर मैटर नहीं करता बेटा सुंदरता में। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल, ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल भी कौन सी है, बीकानेरी। एक इंपॉर्टेंट विशेषता इस नस्ल की और आती है, इस नस्ल की जो है नाक की हड्डी उठी हुई होती है। लिखना, नाक की हड्डी उठी हुई होती है। देखना, खोपड़ी में एक गड्ढा होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, स्टॉप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप किस नस्ल की विशेषता है, देखना इसकी खोपड़ी पर गड्ढा पाया जाता है। खोपड़ी पर गड्ढा जिसे स्टॉप, स्टॉप कहते हैं। तो स्टॉप किस नस्ल की विशेषता है, एक गड्ढे नुमा आकृति होती है जिसको बोला गया है, जहां जो मस्तिष्क की हड्डी जहां एंड होती है ना, वहां दोनों हड्डियों के बीच में जो है ना एक गड्ढा होता है, और उस गड्ढे को क्या बोला गया है, स्टॉप बोला गया है। स्टॉप किस नस्ल की विशेषता है, बीकानेरी की। इसके अलावा देखना, इसकी आंखों पर, कानों पर, गर्दन पर लंबे काले बाल पाए जाते हैं।
गर्दन पर भी बाल होंगे, आंखों पर भी बाल है, कानों पर भी बाल, आंखों पर लंबे बाल होने के कारण इसे जीपड़ा भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? जीपड़ा के नाम से। लिख लेंगे अभी, देखना। इसकी आंखों, कानों व गर्दन पर काले बाल पाए जाते हैं। वह इसकी आंखों पर, गर्दन पर और कानों पर लंबे काले बाल पाए जाते हैं। आंखों पर बाल होने के कारण इसे जीपड़ा कहते हैं। लिख देना। आंखों पर बाल होने के कारण इसे जीपड़ा जीपड़ा किस ऊंट को बोला जाता है? बीकानेरी। उपनाम है जीपड़ा। इस ऊंट की औसत ऊंचाई देखे, जमीन से जो है औसत ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट। ऊंट की ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 12 फीट। ये सब जो है इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। दोबारा से देखना, एक उपयोगिता का पॉइंट और बनाना। देखना, बीकानेरी जो ऊंट है वो भार ढोने के लिए, कृषि कार्य के लिए और आपके जो है सवारी के लिए, दोनों के लिए पाला जाता है। लिखना, ये है भार व कृषि कार्य के लिए। भार ढोने व कृषि कार्य के लिए पाला जाता है। भार ढोने के लिए भी पाल सकते हैं और कृषि कार्य के लिए भी इसे आप पाल सकते हैं। भार ढोने व कृषि कार्य के लिए पाला जाता है। मूल स्थान कहाँ बताया है? राजस्थान का बीकानेर। विशेषता की बात करें तो ऊंट की संकर नस्ल है, इसे सिंधी और बलूची ऊंटों के संकरण से तैयार, सिंधी और बलूची ऊंटों के संकरण से। इसके बाद में इस नस्ल का रंग जो है गहरा भूरा बोल सकते हैं या काला। हल्के काले रंग की आपको नस्ल दिखे ना, गहरा भूरा या हल्का काला, ऐसा भी नहीं भाई भैंस की तरह जो है काला ही होता है, हल्का काला होता है। काला होने के बावजूद भी ये सबसे सुंदर नस्ल, ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल किसको बोला गया है? बीकानेर नस्ल को। इस नस्ल की जो नाक की हड्डी है वो थोड़ी उठी हुई दिखाई देगी आपको, और इसकी जो है खोपड़ी की हड्डी जहां जो है खत्म होती है वहां जो है एक गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहते हैं। तो स्टॉप किस नस्ल की विशेषता होती है? बीकानेरी नस्ल की। और खोपड़ी पर गड्ढा पाया जाता है और उसी गड्ढे को आप उपनाम आपने दे दिया स्टॉप। अब आप ऐसा नहीं कर सकते भाई इसको स्टॉप क्यों बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया भाई, स्टॉप बोल दिया। अब आपको याद रखना भाई स्टॉप कहते हैं, जो खोपड़ी पर गड्ढा होता है उसको क्या बोला गया है? स्टॉप। इसकी आंखों पर, कानों पर और गर्दन पर लंबे काले बाल, आंखों पर भी आपको जो है बाल लटके हुए दिखाई देंगे, गर्दन पर बाल दिखेंगे, कान पर बाल दिखाई देंगे, और आंखों पर बाल होने के कारण इसको जो है जीपड़ा के नाम से भी जानते हैं। स्टॉप और जीपड़ा किस ऊंट की विशेषताएं हैं? बीकानेरी की। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो ये 10 से 12 फीट, मतलब ऊंट की जो है, जो राजस्थान की नस्ल है उसमें सबसे बड़े आकार की नस्ल यही है बीकानेरी। इससे बाकी छोटे हैं, जैसे आपका जैसलमेरी भी छोटा है, सबसे हल्का है जैसलमेरी तो, और जो मेवाड़ी ऊंट है वो मध्यम आकार का होता है। उपयोगिता की बात करें, इसे बाहर ढोने के लिए भी पालते हैं और कृषि कार्य के लिए भी, सॉरी इसमें जो है बाहर ढोने कृषि कार्य तो एक ही बात है, इसे बाहर ढोने व सवारी, भाई वो तो लगभग बाहर वाली नस्ल, लेकिन सवारी के लिए भी इस नस्ल को जो है पाला जाता है।
कृषि कार्य व सवारी के लिए पाला जाता है। कृषि कार्य और सवारी के लिए इस नस्ल को पाला जाता है। उसी के आगे, कृषि कार्य के आगे आप सवारी भी लिख देना। भार ढोने, कृषि कार्य व सवारी के लिए पाला जाता है। नंबर 2 नस्ल देखे तो आ जाएगी आपकी मेवाड़ी। मैं कल आपको बता रहा था मेवाड़। मेवाड़ क्षेत्र किस क्षेत्र को बोला गया है? मेवाड़ क्षेत्र, मारवाड़, मेवाड़, मेवात, शेखावाटी, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। मेवाड़ बोलते हैं बेटा आपके उदयपुर राजसमंद वाला जो एरिया है, उदयपुर और राजसमंद, ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्रों को क्या बोला गया है? मेवाड़ बोला गया है। मारवाड़ बोलते हैं जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही। सिरोही का कुछ एरिया जो है मेवाड़ में है, मारवाड़ में भी है, लेकिन जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को आप मारवाड़ और उदयपुर राजसमंद वाले एरिया को आप क्या बोलते हैं? मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़। इसके अलावा शेखावाटी आपको बताया था, शेखावाटी, सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। हाड़ौती आपको बताया था, कोटा, बूंदी, बारा। मेवात अपने राजस्थान में जो है अलवर और भरतपुर वाला जो इलाका है उसे किस नाम से जाना जाता है? मेवात के नाम से। तो इसका ओरिजिन पहले लिखना बेटा। मूल स्थान राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र लिखना, राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र, राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र, उसमें जिले लिख देना मेवाड़ में। उदयपुर और राजसमंद, राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र। उदयपुर राजसमंद। विशेषता की बात करेंगे, देखना ये ऊंट की मध्यम आकार की नस्ल है, जबकि बीकानेरी ऊंट की सबसे बड़े आकार की नस्ल। राजस्थान की नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। और मेवाड़ी ऊंट की मध्यम आकार की, मध्यम आकार की नस्ल। इसकी औसत ऊंचाई 10 से 11 फीट, उसकी थी 12 फीट के आसपास। इसकी 10 से 11 फीट के आसपास औसत ऊंचाई होती है। इस नस्ल का जो रंग है ना, बीकानेरी का रंग था गहरा भूरा या काला। इस नस्ल का रंग जो है भूरा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इस नस्ल की, इस नस्ल का जो है नीचे का होठ आपको जो है नीचे की तरफ लटका हुआ दिखाई देगा बेटा। ओके, नस्ल का नीचे का होठ लटका हुआ या गिरा हुआ होता है। मतलब नीचे का होठ आपको नीचे की तरफ लटका हुआ मिले ना, तो उस नस्ल की आप आसानी से पहचान कर लेना वो नस्ल कौन सी होगी? मेवाड़ी नस्ल होगी बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इस नस्ल का नीचे का होठ नीचे की तरफ लटका हुआ आपको मिलेगा।
रंग तो जो है लगभग आपको सेम मिलेगा, बीकानेरी का थोड़ा सा जो है हल्का काला मिल सकता है, बाकी अन्य नस्लों का जो रंग है वो आपको भूरा या हल्का भूरा मिलेगा। इस नस्ल का रंग जो है भूरा होता है, नीचे का होठ लटका हुआ होता है। इसके बाद में बात करें उपयोगिता की, देखना ये नस्ल जो है भार ढोने के लिए स्पेशल और कृषि कार्यों के लिए पाली जाती है। लिखना इसे भार ढोने, भार व कृषि कार्यों के लिए, भार ढोने के लिए भी पालते हैं और कृषि कार्य जुताई के लिए, इनके लिए भी जो है ये नस्ल अच्छी मानी गई है। राजस्थान की नस्लों में कौन सी नस्ल जो है सबसे ज्यादा दूध देती है? दूध उत्पादन के लिए भी इस नस्ल को पाला जाता है। लिखना इसे दूध उत्पादन हेतु पाला जाता है। दूध उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल को पाला जाता है? मेवाड़ी नस्ल को। लगभग ये औसत 5 से 6 लीटर प्रतिदिन जो है दूध देती है। से दूध उत्पादन हेतु पाला जाता है। ध्यान रखना ऊंटनी का जो दूध है वो बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है बेटा। जो इंसुलिन, इसमें इंसुलिन की मात्रा जो है पाई जाती है, अन्य दूध की तुलना में जो है इंसुलिन ज्यादा मिलेगा, लैक्टोज आपको यहाँ कम मिलेगा, तो इसे मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक बताया गया है। तो लिखना आप इंपॉर्टेंट करके, ऊंटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है, इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है, इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है, अतः मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक होता है। मधुमेह रोगियों के लिए किस पशु का दूध जो है लाभदायक बताया गया है? ऊंटनी का दूध। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी भी जो है आपको अधिक मिलेगा बेटा। लिखना ऊंटनी के दूध में विटामिन सी, ऊंटनी के दूध में विटामिन सी अधिक पाया जाता है। विटामिन सी का अन्य नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल जो है। और ये कौन से, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है बेटा। तो विटामिन सी जो है आपको दूध में सबसे कम पाया जाने वाला विटामिन सी होता है बेटा। नॉर्मली आप दूध देखेंगे ना, दूध में जो विटामिन होते हैं उनमें सबसे कम होता है विटामिन सी, लेकिन ऊंटनी के दूध में आपको ये थोड़ा सा जो है ज्यादा मिलता है। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी जो है ज्यादा पाया जाता है। ऊंटनी के दूध में जो है इंसुलिन पाया जाता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए जो है लाभदायक होता है। ऊंटनी का दूध जो है अनेक जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है वो बनाने में आप जो है काम में ले सकते हैं। थोड़ा बहुत रह गया उसको देखेंगे।